जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये जो है आपका को करिकुलर पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो इससे पहले हमने सिलेबस देख लिया है, उसके बाद भाई हमारी पहली क्लास भी हो चुकी है। आज की ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की क्लासेस को आपने यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए भाई आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का संबंध है ना, फिजिकल एजुकेशन का रिलेशन है किससे, जिम्नास्टिक से, ड्रिल से, पीटी से या फिर इनमें से सभी से। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? शारीरिक शिक्षा का जो संबंध है वह जिम्नास्टिक से भी है, ड्रिल से भी है, पीटी से भी है, अतः ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछा गया है नेशनल फिटनेस कोर, राष्ट्रीय फिटनेस कोर का गठन कब हुआ? कब? 1959 में या फिर 63 में या फिर 62 में या फिर 1960 में। क्या हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1963 ईस्वी में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन हुआ था, राष्ट्रीय फिटनेस कोर का गठन हुआ था, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या तीसरा है, शारीरिक पुष्टि का अंग है लचक, गति, शक्ति या फिर इनमें से सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक पुष्टि का अंग लचक भी है, गति भी है और शक्ति भी है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लचक है, गति है और शक्ति भी है, इसका मतलब वो शारीरिक रूप से पुष्ट है ना, ठीक ठाक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। अब देखिए भैया, ये जो ब्लड शुगर है इसी को मेडिकल टर्म में ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, या फिर इसी को ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, या फिर इसी को ब्लड शुगर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। अब इसके मापने की इकाई आपसे पूछा जा सकता है तो ये mg पर dl में मापा जाता है। ब्लड शुगर किस में मापा जाता है? मापने की इकाई जो है ये mg पर dl है ना। इसका मतलब आप ऐसे समझिए mg अपॉन dl, और इसको जब एक लाइन में लिख देते हैं तो ऐसे लिखते हैं mg पर dl। तो मापने की इकाई यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, ब्लड शुगर मापने की इकाई क्या है? mg पर dl है। इसी को मेडिकल टर्म में ग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर इसी को ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, या फिर इसी को ब्लड शुगर कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसका नाम ब्लड शुगर क्यों पड़ा भैया? क्यों पड़ा? क्योंकि हम जो कुछ मीठी वस्तुएं लेते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से होता है, इसलिए शुगर का ट्रांसपोर्ट हुआ और ब्लड में हुआ तो क्या कह दिए? ब्लड शुगर कह दिए। अब देखिए ब्लड शुगर से रिलेटेड दो टर्म यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मेडिकल टर्म में हमने क्या कहा था? ग्लाइसीमिया कहा था। क्या कहा था? ग्लाइसीमिया कहा था। अब देखिए इसके लिए इसके मेटाबॉलिज्म के लिए एक हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये पैनक्रियास की बीटा सेल्स, पैनक्रियास में क्या पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं, या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, पी सेल्स होती हैं। तो पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाने वाली बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है इंसुलिन, जो कि क्या करता है? ये जो हमारा ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो जब इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, किसकी? इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ब्लड लेवल क्या, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन हार्मोन भैया ये ज़्यादा हो जाता है, अधिक मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, तब क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये अगर आप बहुत कम चीनी ले रहे हैं तब भी हो जाएगा, बहुत कम मीठा पदार्थ ले रहे हैं तब भी हो जाएगा। इसी तरह से हाइपरग्लाइसीमिया है जो बहुत ज़्यादा आप चीनी, भेली, कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं और व्यायाम कर ही नहीं रहे हैं
तो यहाँ पे आपको हाइपरग्लाइसीमिया होने वाला है। तो इतना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो छूटे ना, उसको आप दाग के चले आए, ठीक है, बिल्कुल शूट करके उस क्वेश्चन को चले आए, मतलब हल करके चले आए, आपसे गलती ना हो। अब देखिए, जब किसी को ब्लड शुगर की समस्या रहती है, कम या ज़्यादा रहता है, तो अब इसमें ब्लड शुगर में हम विशेष रूप से बात करेंगे कम या ज़्यादा की। तो कम या जब ज़्यादा रहता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है सुबेरे सुबेरे आप टहलिए, सुबह शाम टहलिए। तो देखिए, ए विकल्प है दौड़ना, बी विकल्प है मुक्त हस्त व्यायाम, सी विकल्प है टहलना और ऑप्शन नंबर डी है उपकरणों से व्यायाम। उपकरणों से व्यायाम का मतलब कि आप जिम जाइए, वहाँ पे कई सारे मशीनें होती हैं, रखी होती हैं, तो उनसे आप व्यायाम करिए। तो देखिए, मैंने शुरू में ही बता दिया कि डॉक्टर कहते हैं कि टहलिए, तो टहलना क्या है, यहाँ पे आपका उपयुक्त व्यायाम है ना। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए भाई साहब, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी के। पूछा गया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए डैश व्यायाम आवश्यक है। तो क्या यहाँ पे भारी व्यायाम होगा, या फिर यहाँ पे हल्का व्यायाम होगा, या फिर यहाँ पे मध्यम प्रकार का व्यायाम होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा नियमित व्यायाम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। आप डेली एक्सरसाइज करिए तो क्या रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, छठवां प्रश्न देखिए। स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, समुदाय विशेष की, व्यक्ति विशेष की, या फिर माता पिता की। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति विशेष की क्या है, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले हाथ धोना आवश्यक है, खाना खाने के बाद हाथ धोना आवश्यक है। वहीं पर यदि आप खाना खाने के बाद, तो सभी लोग लगभग हाथ धोते हैं, लेकिन खाना खाने के पहले भी हाथ धोना क्या है, आवश्यक हो जाता है। इन सारे हाइजीनिक इफर्ट्स को अगर आप नहीं करेंगे, नहीं पालन करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यदि आप खाना खाने से पहले हाथ नहीं धुलते हैं तो आपके हाथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे रहते हैं, आप अन्य वस्तुओं को जो छूते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके पेट में चले जाते हैं, जिससे बाद में आपको समस्या होती है। इसी तरह से आपको जब सोना है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, नहीं तो क्या होगा, आपको मच्छर काटेंगे, नोचेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया टाइफाइड की समस्या उत्पन्न होगी। दूषित जल से आपको बचना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य की जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है वह व्यक्ति विशेष की होती है। मान लीजिए कि आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी आप बीमार पड़ गए, तब वहाँ पे आपको राज्य सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सरकार क्या करेगी, हॉस्पिटल्स उपलब्ध कराएगी। आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास और अपने लिए दवाई लाएंगे, बाद में आप खा करके निरोग हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। तो क्या है, प्राइमरी रूप से स्वास्थ्य की जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी है वो व्यक्ति विशेष की है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है। आखिर जब कोई चीज आता है तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है ना, कुछ ना कुछ मोटो होता है, एम होता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं किस लिए, आपका मोटो है ना कि आपको करिकुलर पेपर को पास कर लें, है ना, अगले सेमेस्टर में चले जाए, इसीलिए आप देख रहे हैं। तो यही इसीलिए भैया देखिए कि जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, आखिर इसको किस लिए दिया जाए, इसका क्या लक्ष्य है। तो पेशी तंत्र का विकास, ए ऑप्शन, प्रतिपादनात्मक विकास, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है शारीरिक अंगों का विकास, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है वो पेशी तंत्र का विकास, मस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम। तो ये भी ऑप्शन राइट होगा। प्रतिपादनात्मक विकास, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। शारीरिक अंगों का विकास, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अतः ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है, मोटो है, वो इनमें से सभी का है। पेशी तंत्र का विकास, प्रतिपादनात्मक विकास, शारीरिक अंगों का विकास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। फिजिकल एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, विज्ञान शिक्षा से,
है ना, या फिर कला शिक्षा से, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा से, या फिर गणित कौशल से। तो शारीरिक शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व गुण विकसित होते हैं कौन कौन से? देखिए, यदि आप शारीरिक शिक्षा फॉलो करते हैं, शारीरिक शिक्षा में जो भी बताया जाता है उसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके अंदर कौन से व्यक्तित्व गुण विकसित होंगे? तो कौन कौन से शारीरिक विकास होता है? बिल्कुल सही बात है ना। मानसिक विकास होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और आध्यात्मिक विकास भी होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अतः ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से सभी, या फिर अंग्रेजी वाले बच्चे देखते हैं ऑल ऑफ दी एबव। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व गुण विकसित होते हैं, शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। अतः यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, शारीरिक फिटनेस का लाभ नहीं है। आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो इससे क्या लाभ नहीं होगा? तो तंदुरुस्ती में सुधार नहीं होगा, या फिर सामाजिक जीवन आपका नहीं बढ़ेगा, सोशल लाइफ आपकी नहीं इंक्रीज होगी, या फिर उन्नत स्वास्थ्य नहीं होगा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भैया, यदि आप शारीरिक रूप से फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आपके तंदुरुस्ती में सुधार होगा, सामाजिक जीवन भी बढ़ेगा, उन्नत स्वास्थ्य भी पाएंगे। तो क्या होगा? अब इसमें लाभ नहीं पूछा है, तो ध्यान से ये नहीं और है और नहीं है यही बजाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, लाभ नहीं है तो ये तीनों लाभ ही लाभ हैं। अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शारीरिक फिटनेस का लाभ नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स के लेखक कौन है? ट्यूबर, या फिर जीन्सबर्ग, या फिर दुर्खीम, या फिर ऑप्शन डी है H.M. जॉनसन। यहां पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? दुर्खीम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स के लेखक कौन है? दुर्खीम। अब कई बार जो राइटर्स होते हैं उनका हाफ नाम दिया जाता है और कई बार फुल नाम दिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में एमाइल दुर्खीम दिखे, क्या दिखे भैया? एमाइल दुर्खीम दिखे, देखिए हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं EIM, ये दिखे, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे भैया? एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संबंध है किससे? राष्ट्र से, घर से, समाज से, या फिर इन सभी से? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो संबंध होता है वो राष्ट्र से भी होता है, घर से भी होता है, समाज से भी होता है, सार्वजनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी और हेल्दी रहेगी। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों का विकास होता है। बहुत बढ़िया बात कहा गया है। पाचन क्रिया ठीक रहती है, ये भी ठीक बात है, और रक्त शुद्ध होता है, ये भी ठीक बात है। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आप किसान को देखिए, किसको देखिए भैया? किसान दिन भर भाई मेहनत करते हैं, किसान हमारे अन्नदाता होते हैं। तभी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? जय जवान, क्या कहा था भैया? जय जवान कहा था और जय किसान कहा था। जय जवान और जय किसान। तो जब आप किसान को देखेंगे तो वो दिन भर खेत में मेहनत करते हैं और जो भी कुछ खाते पीते हैं उनका पच जाता है, बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं और जल्दी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। वहीं पर जब आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक को देखते हैं तो उनको बिल्कुल नाप के खाना दिया जाता है कि 50 ग्राम ही दाल खाना है, इससे ज़्यादा खाओगे तो नहीं पचेगा। जबकि किसान कितनों भी
खा लेता है तो वो उसके पास पचाने की क्षमता रहती है ना। आप देखेंगे तो किसान को कभी भी डायबिटीज़ का रोग नहीं होता है, जबकि किसी बहुत बड़े कंपनी के मालिक को देख लीजिए तो उनको डायबिटीज़ की समस्या रहती है। बेचारे एक ठू समोसा खाने को तरस जाते हैं, एक ठू बर्फ़ी खाने को तरस जाते हैं, जबकि किसान भाई क्या हैं, भले गरीब होते हैं। यहाँ पे मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, बट हमारे गांवों के ज़्यादातर जो किसान हैं वो गरीब ही होते हैं। सरकार भले ही बात करती है कि आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन कई किसान हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं कि उनको अपने फसल का ही जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब हमें ये था, बताना था कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि तो मांसपेशियों का विकास होता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है, रक्त शुद्ध होता है। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। मानव जीवन की अमूल्य निधि है, मानव जीवन की अमूल्य निधि है जिसका कोई मोल नहीं है। जैसे आप गए पॉपकॉर्न खरीदने तो वो 10 रुपये पैकेट दिया तो उसका मोल हो गया, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो उसका कोई मोल नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य, विपुल धन संपदा, स्वतंत्र जीवन, या फिर ऑप्शन डी होगा रोग। तो मानव जीवन की जो अमूल्य निधि है भैया वो क्या है, अच्छा स्वास्थ्य है, इसका कोई मोल नहीं है। आप मोल दे करके अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा फैक्टर है जो कि शारीरिक स्वास्थ्य को, फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा? रहन सहन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, लाइफ स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल कहते हैं। व्यायाम, या फिर तीर्थ यात्रा, या फिर विश्राम। तो यहाँ पर देखिए जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वह आपका रहन सहन है। रहन सहन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। व्यायाम अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और विश्राम भी आप प्रॉपर मात्रा में, ये है कि 24 घंटे का मिला के एक दिन और रात मिला करके होता है एक दिवस, है ना। तो 24 घंटे में कम से कम आपको 5 से 6 घंटे स्वस्थ नींद लेना है। तो ये विश्राम यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये जो तीनों कारक हैं, रहन सहन, व्यायाम और विश्राम, ये तो प्रभावित करते हैं। प्रभावित नहीं करने वाला कारक पूछा है तो ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों प्रभावित नहीं करेगा? क्योंकि आपका रहन सहन ठीक था तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, व्यायाम के कारण और विश्राम के कारण। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं आज के क्लास के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को भाई कुछ पूछना हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन तैयार है नीचे, बिल्कुल आप ही के इंतज़ार में है। वहाँ पे अपनी राय, अपने डाउट्स आप लोग लिख सकते हैं। और क्लास 9 PM पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की डेली होती है, तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।